हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात, एन एक्सक्लूसिव एपिसोड फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हैपेंड जस्ट लाइक 15 मिनट्स बैक एट द पत्रकार भवन नागपुर। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था वो था हेल्थ वर्कर्स। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए बदलाव मूवमेंट के फाउंडर है, नेशनल प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है यश गौरखेड़े। यश गौरखेड़े जी, नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आज रखी? जैसे कि पूरे के पूरे नागपुर का पता है, बदलाव आंदोलन जो चल रहा है पिछले 1.5 महीने से रोजगार के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है नागपुर का जो पूरा का पूरा एक हेल्थ सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लेके। इसका जो स्ट्रगल है, इसका जो एजिटेशन चल रहा है, युवाओं के बीच में जो आक्रोश चल रहा है, इसी के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने पूरे के पूरे मुद्दे रखे जो 1.5 महीने से हमारा जो एजिटेशन चल रहा है सरकार के खिलाफ, एनएमसी के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ जो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसी के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन विषयों पर आपने मेन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स थे जिनके ऊपर में आपने बात करी? राज भाई, जैसे कि सभी को पता है, नागपुर में जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो कई लोगों ने मतलब अपने घर, अपना सोना, अपनी जायदाद गिरवी रख के अपने घर वालों को बचाने की कोशिश की थी। और इसी के चक्कर में कई लोगों ने, जिनके पास पैसे नहीं थे, उन लोगों ने रोड पे ही दम तोड़ दिया। अस्पतालों में लाइनों के बाहर खड़े रह के उनको ना ऑक्सीजन मिला, ना उनको कोई दवाई मिली, उनको ना कोई एंटीबायोटिक मिला, और ना उनको सबसे इम्पोर्टेंट कोई बेड मिला, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे। और हम लोग जब बात कर रहे हैं, भाजपा की जो सरकार है, जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, उनके जो जुमले है, दुनिया का सबसे बड़ा लसीकरण है इस देश में, वो तो केवल एक जुमला है। क्योंकि लोगों ने जो जान गंवाई है, उनके घर वालों को ही पता है कि उनके साथ हुआ क्या है। इसी के विषय में आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। 35 लाख एस्टिमेशन पॉपुलेशन है नागपुर का। इसके लिए जो व्यवस्था है नागपुर के बेड्स की व्यवस्था, वो सिर्फ 12,500 की है। और ये व्यवस्था के अलावा ये जो 12,500 बेड्स है, 91% जो बेड्स है ये पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड किए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने। और जो 9% की जो बेड्स है वो हमारे पास सिर्फ जीएमसी में और मेडिकल कॉलेज में है। और आप देखेंगे 75% ऑफ नागपुर पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द पीपल हु आर इनटू स्लम्स। जो लोग गरीब है, जो लोग अंडर प्रिविलेज है, वो लोग एलेक्सिस तो नहीं जाएंगे, वो लोग तो किंग्सवे तो नहीं जाएंगे। उनके पास तो ना कार है, ना सोना है, ना जमीन जायदाद है कि वो लोग गिरवी रख के अपने घर वालों को बचाएंगे। तो इनके पास एक ऑप्शन क्या है, वो है मर जाने का। सिंपल फंडा है। इसी के ऊपर आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये जो नेक्सस चल रहा है, ये जो धंधा चल रहा है सबसे बड़ा नागपुर में, वो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, भाजपा का नेता बोलो, कांग्रेस का नेता बोलो, इन सब के हॉस्पिटल्स के साथ टाइप है। और आप सबको पता है, नागपुर वासियों को या एक कॉमन इंसान को अच्छे से पता है कि किसी की दुकान अगर चलानी है तो उसके 2 ही रूल्स है। एक तो आपके पास सबसे बेस्ट सेवा होना चाहिए, या आपको आगे वाले की दुकान बंद करने का दम होना चाहिए। यही चीज़ की है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कर्मचारियों को उन्होंने बढ़ावा दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो कर्मचारी उनको निकाल दिया। कंत्राटी कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स के जो युवा थे, उनको निकाल दिया गया। कंत्राटी कर्मचारी के अलावा जो वैक्सीनेशन का जो दौर चल रहा है, वैक्सीनेशन में भी नागपुर को वैक्सीन्स नहीं मिल रही है। कंपैरेटिवली मुंबई, पुणे, औरंगाबाद यहाँ पे मिल रहा है, नागपुर को वैसे ही नहीं मिल रहा, जुमला के अलावा। और नागपुर में जब थर्ड वेव आएगी तो सभी को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एटलीस्ट रोज़गार दे दो कि लोग अपने पैसे जमा करेंगे और सरकार को आखिरी में लौटाना पड़ेगा पैसे उनको, कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो धंधा खोल के रखा है। इसी के लिए आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो हम लोगों ने प्रेस क्लब में आज ली है। आप जब ये कहते हैं कि लोगों को निकाल दिया, हेल्थ वर्कर्स को लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट आप चला रहे हैं, लेकिन क्या जवाब आ रहा आपको? राज्य सरकार की तरफ से क्या जवाब है? नागपुर महानगर पालिका की तरफ से क्या जवाब है? राज भाई, मेरे को अगर कोई बोलेगा यश तू तेरी दुकान बंद कर दे और तू तेरा घरदार छोड़ के तूने जितना कमाया है, या जो तेरा बिजनेस पार्टनर है उसको धोखा दे के तू जन सेवा कर, मेरे को पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है ना। सेम जो जवाब है हमको राज्य सरकार से भी आया,
सेम जवाब हमको माननीय महापौर साहब से भी आया, नागपुर के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो महापौर है, जो अधीक्षक है, जो अध्यक्ष है, जो आयुक्त है, जो पालक मंत्री है कांग्रेस के, उनके तरफ से भी हमको सेम जवाब आया। आरोप प्रत्यारोप का ये जो ट्रेंड चल रहा है, इनके बीच में ये लोग सिर्फ टीआरपी कमा रहे हैं, वोट बैंक को मतलब एग्जीक्यूट करने की, उसको अपने पास जमा रखने की जो पूरी की पूरी जो कोशिश है वो इनकी चल रही है। जवाब कहीं से भी नहीं आया। इट्स बीन 45 डेज कि हम लोग पिछले 45 डेज से कंटिन्यूसली एजिटेशन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जो जिम्मेदार नागरिक है जैसे कि महापौर साहब, आयुक्त साहब, पालक मंत्री साहब, बच्चू कडू से भी हम लोग मिले। बच्चू कडू के अलावा हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी लेटर लिखा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के ज़माने की वजह से नागपुर की जो गरीब जनता है उनको भूखे ही मरना पड़ेगा। इसीलिए ये जो आज़ादी के जो 75 साल होने वाले हैं, ये आज़ादी के जो 75 साल में हमको देश से आज़ादी नहीं चाहिए साहब, हमको देश में जो सरकार है वो सरकार से आज़ादी चाहिए, हमको निजीकरण से भी आज़ादी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि ये जो 75% का जो पॉपुलेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता 10 लाख रुपए का इलाज। इसी के लिए हम लोग चाहते कि राज्य सरकार, जैसे कि मुंबई में बीएमसी ने एक जम्बो कोविड हॉस्पिटल खोला है मुंबई वासियों के लिए, सेम हमारी भी डिमांड है कि नागपुर वासियों को कम से कम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एक तो भी जम्बो हॉस्पिटल मिले। उसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनकी दुकानें बंद करने का जो हमारा जो अभी जो मुहिम चल रहा है, इसमें नागपुर के युवा जुड़ चुके हैं एंड दे विल बी एजिटेटिंग ऑन 16th of August अगेंस्ट दिस करप्टेड गवर्नमेंट इन नागपुर। आप किस आधार पे ये बात कहते हैं कि महानगर पालिका ने आपका साथ नहीं दिया, महापौर ने आपका साथ नहीं दिया, आयुक्त ने आपका साथ नहीं दिया, गार्डियन मिनिस्टर ने आपका साथ नहीं दिया? किस आधार पे बोलते हैं आप? राज भाई देखिए, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऐसे आंदोलन का जो युवा चला रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री तो हूँ नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूंगा अपने मन से आके टीवी पे। मन की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी प्रोपोगेंडा, कोई भी पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, किसी पॉलिटिक्स के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट मैं नहीं बोल रहा। मेरे पास पूरा का पूरा सबूत है, ये देख सकते हैं आप। मेरे पास ये 1250 कंप्लेंट्स है। ये 1250 कंप्लेंट्स मैंने ज़बरदस्ती किसी को ड्रग देकर तो नहीं लिखवाया। ये 1250 कंप्लेंट्स जो है ये नागपुर के जो कर्मचारी है, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी है जिनके साथ उन्होंने काम किया है, उनके खिलाफ इन्होंने लिखा है। ये कंप्लेंट्स में डायरेक्टली लिखा गया है कि उनके साथ उनका कैसा मतलब शोषण हुआ, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, गाली गलौज हुई। गाली गलौज के बाद इनका जो नेक्सस चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, किस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल की जो दुकान है वो बंद कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो क्राउड है जो वहाँ जा रहा है वो डाइवर्ट होकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ चला जाए। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंटेशन है हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया, हमने ना महापौर को दिया क्योंकि हमको पता है वो भी सबसे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने मुख्यमंत्री साहब को भी नहीं दिया, हमने एक आईएएस ऑफिसर को दिया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये जो पद है एक आईएएस का, वो एक जिम्मेदार नागरिक है। प्रथम नागरिक के पहले भी वो सबसे पहले एक जिम्मेदार नागरिक है। उनके पास हमने ये फाइल दी, आप लोग मानेंगे नहीं, उन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया। बाकायदा मैंने तो रिसीविंग कॉपी लेके आया हूँ। इट्स बीन 20 डेज, कोई कॉल वॉल तो नहीं आया वहाँ से। ये वक्त है जो नागरिक झेल रहे हैं और मुझे विश्वास है वक्त एक ऐसी चीज़ है जो बदलने वाली है। अभी नहीं बताएंगे तो उनको चुनाव में हम लोग बताएंगे। नागपुर की जनता वोट नहीं जूते मारेगी इस बार। मुझे एक बात बताइए कि आप ये बात इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में नागपुर शहर जो है वो कुछ चीज़ें नहीं भूलेगा? क्या होता है ना राज भाई कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहे जो हमारे लिए खड़ा हो। हम लोग तब कमज़ोर होते हैं, लेकिन हम लोग वो व्यक्ति कब बनते हैं जब दूसरों के लिए खड़े होते हैं। वो व्यक्ति तब बनते हैं जब हमारे पास का, हमारे परिवार का ऐसा कोई सदस्य मर जाता है जिसके पीछे हम लोग सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। यही जो औकात है नागपुर महानगर पालिका की, ये नागपुर के नागरिकों ने देखा। किसी का बाप मरा, किसी का भाई मरा, किसी का बेटा मरा, किसी की बहन मरी, किसी के पोते मरे, किसी के घर वाले मरे,
किसी का दोस्त मर गया जो कई दिनों से बॉर्डर पे था, उसके माँ बाप यहाँ मर गए लेकिन वो वापस नहीं आ पाया, वो अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। ये नागपुर की जनता नहीं भूलेगी। आप मंदिर मस्जिद पे लड़वा लो साहब, आप लव जिहाद कर लो, आप सीए एनआरसी कर लो, आप बेरोजगारों को आप एंटी नेशनल बोल दो, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको आप एंटी नेशनल बोल दो, आप जेल में डालो, आप यूएपीए लगा लो, आप रोक नहीं सकते अभी नागपुर को। क्योंकि जो एक है ना, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको जो एक चीज दिया ना, वो है वोट। 1 वोट इक्वल्स टू 1 वैल्यू। और ये जो वैल्यू है ये अभी हम लोग नागपुर महानगर पालिका को दिखाएंगे 2022 में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नागपुर की जनता बोल रही है। ये 1250 कर्मचारी जिनको निकाला गया वो बोल रहे हैं, उनके परिवार बोल रहे हैं कि वो लोग कैसे कर्ज बाजारी होके अपने गांव छोड़ के 10,000, 20,000, 30,000 लेके नागपुर में आए जॉब करने के लिए। नागपुर महानगर पालिका के वादे किए गए थे, उनके लिए वो लोग यहाँ पे आए, नागपुर की सेवा की फ्रंटलाइन वर्कर बन के। बहुत रिस्की होता है ये, किसी का टेस्ट करवाना, वो सैंपल लेके पहुंचाना, फिर आप वैक्सीनेशन देना, बहुत रिस्की काम है। लेकिन नागपुर महानगर पालिका ने क्या किया, अपने रिश्तेदारों को लगाने के लिए पैसे देके जो लोग जॉब कर सकते हैं उनके लिए जो जगह खाली रखी गई है। आप खुद समझिए, पहला डोज दूसरा डोज मिला के 50 लाख 50 लाख लसीकरण होना बचा हुआ है। इनको तो निकालने की जरूरत तो थी नहीं, इनको बढ़ाने की जरूरत थी। इनकी जो नियुक्ति है उसको डबल ट्रिपल करने की जरूरत थी, वो तो नहीं किया इन्होंने। तो ये कैसे जुमले दे रहे हैं कि दिसंबर तक का वैक्सीनेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा लसीकरण है, ऐसा मोदी जी बोलते हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। मोदी जी का ये स्टेटमेंट है। मैं तो अभी जस्ट ये भोले पेट्रोल पंप पे मैंने देखा कि एक उनका बोर्ड लगा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा लसीकरण। जुमला है साहब वो। और ये जो जुमला है ये हम लोग दिखाने वाले 2022 के जो चुनाव होंगे नागपुर महानगर पालिका के, इसमें 108 सीटों में से अगर 8 सीटें भी आ गई तो मैं अपना जो प्रोफेशन है वो छोड़ दूंगा। मुझे एक बात बताइए यश गौरखेड़े कि आज एक और जो चीज़ देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे बड़े जो अखबार के लोग थे या बड़ी मीडिया हाउस के जो लोग थे वो नहीं आए, और आप हंस रहे हैं। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा क्यों। राज भाई, काश मेरे पास अलादीन का चिराग होता और वो मुझे पूछता कि जो हुक्म मेरे आका, तो मैं उसको बोलता कि यार मेरे को अंबानी का बेटा बना दे। अंबानी का बेटा इसीलिए मैं पैसा फेंकूँ और फिर तमाशा देखूँ, फ्रंट पेज न्यूज़ आ जाएगी। गलती उन पत्रकारों की नहीं है, गलती मैंने क्या बोला, ये पूरे के पूरे का नेक्सस की है। ये जो नेक्सस क्या बोलता है कि आप अगर पैसा दोगे एडवर्टीजमेंट का, फ्रंट पेज न्यूज़ आएगी। पत्रकारिता को जो डेफिनेशन है वो राज के अलावा कोई बता नहीं सकता। आपके अलावा आपने जैसे कि अपने बैनर को क्रिएट किया, आप जो रियलिटी आप दिखा रहे हो, आपने कुछ एडिट नहीं किया इसको। आपको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हो वो जनता भी सुन रही है, वो क्लैरिटी है। लेकिन ये जो छापने का इनको जो काम मिला गया है उसके बीच में फिल्टर्स बहुत है, और वो फिल्टर को अगर वो हटा देंगे और वही न्यूज़ छापेंगे तो इनका जो अखबार है वो बंद हो जाएगा बेचारों का। तो हम लोग भी नहीं चाहते कि बेरोजगारी को हम लोग बढ़ावा दे। तो ठीक है, अब वो नहीं आए तो नहीं है, लेकिन आशा करता हूँ कि जिस दिन उनके घर पे भी जब ये चीज़ होगी और घर पे जब किसी ना किसी की डेथ होगी, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो करके, लेकिन ऐसा कभी होगा तब शायद नींद खुलेगी, और जब नींद खुलेगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। आशा करता हूँ नागपुर के पत्रकारों से कि इतना भी बेशर्म मत बनिए साहब कि आप अपना ईमान बेच दे। वो ईमान से ये देश आज़ाद हुआ है, 7 लाख लोगों ने अपने जान और अपने प्राण की आहुति दी है। हम तो युवा हैं इस देश के, दबा नहीं सकते आप हमको। नहीं छापना है मत छापिए, हम लोग तो रुकने वाले हैं नहीं। क्योंकि भगत सिंह साहब ने हमको एक बात सिखाई थी कि जब तक आप अपनी बात को सुनाओगे नहीं तब तक वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। और ये कहते कहते वो शहीद हो गए, और ये मैं बात जानता हूँ अच्छे से। हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं और बिकेंगे नहीं। तो अब 16 तारीख का जो आंदोलन है, इस आंदोलन में किस किस्म की अपेक्षा रखते हैं आप? क्योंकि आपके पिछले आंदोलन में भी कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, सरकार टस से मस हुई नहीं, हेल्थ वर्कर्स को कुछ मिला नहीं है। क्या हेल्थ वर्कर्स को एक चीज़ मिली है, वो है उनका वेतन। चलो वो तो हम लोग सिना ठोक के बोल सकते हैं कि हमको वो वेतन, हम लोगों ने उसकी पूरी कोशिश की थी और उनका जो वेतन है वो तो प्राप्त हुआ। और बकाया था, वो बकाया था और वो तो मिलना उनका हक था, वरना एनएमसी को भी डिसॉल्व करने की औकात रखता है ये नागपुर का युवा। और मेरे हिसाब से मुझे एक चीज़ बोलनी है यहाँ पे कि अगर आपको आपके या नागपुर के या जो भी अधिकारी है उनके दिमाग में अगर ये चीज़ चल रही है कि उससे टस से मस नहीं हुई सरकार, टस से मस तो हुई है साहब। क्योंकि जो गलत होता है ना वो डरा हुआ होता है, जो चोर होता है ना वो चोरी पकड़े जाने
के डर से कोई ना कोई ऐसा कदम उठाता है जो आखिर में भारी पड़ता है। चोर एक ना एक तो गलती करता है, और वही गलती उन्होंने की है। सबसे बड़ा जो प्रॉफिट बोलेंगे हमको, बदलाव में जो प्रॉफिट हुआ है वो बदलाव का हुआ है। युवा अभी सेंसिटिव हो गए हैं, और ऐसे भी युवा थे जो अपनी परमानेंट जॉब छोड़ के भी आए हैं। ऐसे जो युवा थे जो 11 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट वो ख़त्म नहीं हुआ था उनका, फिर भी वो छोड़ के आए हैं। उन युवाओं के लिए, जो युवा इस नागपुर की सेवा करने में मगन थे, वो इतने लगन से जो काम कर रहे थे, वो लगन में मगन हो के नागपुर महानगर पालिका ने उनको कैसे, उनके जो छक्के छुड़ा दिए, उनको निकाल दिए, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आने वाला टाइम और आने वाला दौर ही बताएगा कि इनके साथ होने क्या वाला नागपुर महानगर पालिका और राज्य सरकार के साथ। 2022 के इलेक्शन में क्या बदलाव मूवमेंट अपनी राजनीति की तैयारी कर रहा है? क्या आप लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली तो मैं एक बात सभी को बोलना चाहूँगा, किसी के भी दिमाग में अगर ये चीज़ चल रही है कि राजनीति करने आए हैं, नहीं साहब। आप यश गौरखेड़े को अगर सर्च करेंगे ना गूगल पे, तो मेरा ब्लड ग्रुप से लेके तो मेरा जो बायो डेटा है कि मैंने कैसे शुरुआत की थी, क्या इसका रीज़न था, कैसे मैंने बच्चों की तरफ मेरा जो इंटरेस्ट था वो कैसे डाइवर्ट हुआ, उसके बाद फिर बदलाव मूवमेंट क्यों चालू हुआ। मैं सबको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बदलाव मूवमेंट जो है ना, वो बदलाव मूवमेंट एक वॉलंटियर जिसने 2-3 साल से हज़ारों बच्चों की जान बचाई, पेंडेमिक के टाइम पे 30 लाख लोगों को उसने खाना खिलाया, उसके बाप को ना बेड नहीं मिल रहा था, और वो बेड नहीं मिलने की वजह से ये बदलाव का जो मूवमेंट है वो चालू हुआ। बेड दिलवाने के लिए नागपुर से शुरुआत हुई, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक हर शहर में हम लोग जुड़ गए। पता नहीं कैसे, सोशल मीडिया की देन है, आवाज़ इंडिपेंडेंट है वो सोशल मीडिया की, तो वहाँ से हम लोग जुड़ गए। और रही बात राजनीति की, तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो यू हैव टू बी इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। राजनीति हमारे पैदा होने के पहले से ही चालू हो जाती है। अगर पोलियो के ड्रॉप नहीं मिलते तो शायद मैं आज लंगड़ा और लूला पैदा हुआ होता। किसी पॉलिसी मेकर ने वो पॉलिसी बनाया था कि पोलियो के ड्रॉप मिले, तब जाके जो पोलियोग्रस्त जो बच्चे थे वो पोलियोग्रस्त नहीं हुए। तो पॉलिसीज़ जो है वो पॉलिसी मेकर, वो एक पॉलिटिशियन बनाता है, और ये पॉलिसी मेकर जो अनपढ़, गवार, रेपिस्ट, करप्टेड है, जैसे हमारे नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में है, ये जो पॉलिटिशियंस है, इसको अगर उखाड़ने की बारी आ गई तो ये चीज़ मैं किसी से सीखा नहीं। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान रचा, 336 आर्टिकल ये बोलता है कि हर एक नागरिक को अपनी राजनीति दल चुनने का, राजनीति में उतरने का एक प्रावधान उसमें दिया गया है, और ये हमारा संविधान बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। और अगर ये हमारा संविधान बोलता है तो बेशक 2022 में, मैं मेरी बात तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो मतलब मैं फेस नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे उतरना भी नहीं है। मुझे काम करना है उन युवाओं के ऊपर जो पॉलिसी मेकर अच्छे बन सकते हैं, जो इस देश का भविष्य बन सकते हैं, उनको मेरा पूर्ण समर्थन है। और ऐसे जो लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं, जो जिनके पास पैसा हो नहीं वो मैटर नहीं करता, जिनका एक विजन है आगे कुछ करने का, उनके लिए मैं और बदलाव इसीलिए बदलाव है कि अभी जो डायनेस्टी जो चल रही है, नेता का बेटा नेता बनेगा और मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा, इसको हम लोग को चेंज करना है। मजदूर का बेटा नेता बन सकता है और मजदूर की जो दिक्कत है वो सॉल्व कर सकता है। इसके लिए बदलाव लेके आएगा 2022 में, और ये तो मैं फॉर श्योर बोल रहा हूँ। बदलाव पूरे समर्थन के साथ, पूरे के पूरे एजेंडे के साथ उतरेगा 2022 में, और ऐसे युवाओं के साथ उतरेगा जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा कभी। ठीक, यश गौरखेड़े जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी खाली रही या बड़े लोगों का समर्थन नहीं मिला आपको, आपके बदलाव मूवमेंट को ऐसे ऐसे लोगों का सपोर्ट मिले जो देश हित में हो। और उम्मीद यह है कि वो जिस तरह से आप एक अच्छा उज्जवल भारत और एक उज्जवल शहर की कल्पना कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि युवाओं का जो फ्यूचर है वो उज्जवल रहे जी, उस किस्म की कल्पना वो सब भी करें जो आपके साथ जुड़ें। मुझे एक बात बोलनी है राज भाई, देखिए ये लोग ना, मैं अभी भी मैंने बोला, पत्रकार जो लोग हैं वो अगर कोई प्रेशर में है तो ठीक है, बट ऐसे भी पत्रकार है जो हमारा मतलब वो उनका खुद का प्रोफेशन छोड़ के हमारी हेल्प करते हैं, अंदरूनी खबरें हमको बताते हैं, और कहीं ना कहीं वो मदद भी करता है। और मैं तो ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अगर मत छापना है मत छापिए, नहीं दिखाना मत दिखाइए। हम लोग घर घर में घुसेंगे, घर घर में हमारी बात रखेंगे, घर घर से हम लोग कॉमरेड्स उठाएंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। दादा, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू यश गौरखेड़े। यश गौरखेड़े बदलाव मूवमेंट के फाउंडर हैं, बदलाव मूवमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हेल्थ वर्कर्स को लेकर, उससे
मुतल्लिक मैंने भी उनसे बात करी। आज मैं पत्रकारों को कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं पत्रकार क्लब में हूँ, ऐसा नहीं है कि इसलिए नहीं कहना चाहता, पर मैं उनको कह चुका हूँ, वो बदलना नहीं चाहते। अब उनकी बेचारे करेंगे भी क्या, ऐड नहीं आएंगे तो उनके घर कैसे चलेंगे। तो पत्रकारों को कुछ नहीं बोलना है मुझे, नेताओं को भी कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि क्या है फिर नेताओं को बुरा लग जाता है इस बात का कि देखो भाई कितना कड़वा बोल रहे हैं। आज नेताओं को कुछ नहीं बोलना है, आज बोलना है मुझे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, आज मुझे बोलना है इलेक्शन कमीशन को, साहब क्या कर रहे हैं आप? ये एक देश का आम नागरिक आपसे पूछ रहा है, क्या कर रहे हैं आप? आपको अंदाजा भी है कि आपके नेताओं पे कितने सारे पुलिस कंप्लेंट्स हैं, कितने सारे केसेस चल रहे हैं, और ये फिर भी नेता है? ये किस किस्म की आज़ादी है बताइए? मतलब जब तक ये प्रूव नहीं होगा कि चोर चोर है, तब तक वो आप उसको आज़ादी देंगे राजनीति करने की? नहीं साहब, 75 साल हो गए देश को आज़ादी लिए, क्या उम्मीद करते हैं? देश का युवा उतरे, जमीन पर उतरे, नारे लगाए, विरोध करे, आंदोलन करे, मोर्चा निकाले, अपनी प्रोडक्टिविटी खत्म कर दे? नहीं साहब, ऐसी अपेक्षा तो नहीं है। अपेक्षा बस इतनी सी है कि अगर कोई नेता जिसके बारे में आपको पता है, भले वो कॉरपोरेटर से शुरू होता हो, कॉरपोरेटर, विधानसभा वाला, लोकसभा वाला, अगर आपको ऐसा लगता है, जिला परिषद इलेक्शन वाले जो कंटेस्टेंट होते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर में पुलिस कंप्लेंट ऑलरेडी है, तो आप उनको अलाउ ही मत कीजिए ना। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो ऑलरेडी पहले से क्रिमिनल है। नहीं साहब, किसी पे भी छोटा सा भी अगर वाइट शर्ट पे हल्का सा भी डॉट उड़ता है, शाई उड़ती है, तो वो दाग तो छोड़ देती है ना। ऐसे दाग वाले लोगों को कैसे आप बड़े नेता बना सकते हैं? नहीं। और पैसा कब तक काम आता है? ये युवा भड़क गए तो कौन से नेता को क्या सपोर्ट कर देंगे और क्या कर लेंगे आपकी युवा मोर्चा? हर किसी ने युवा मोर्चा खोल के रख दिया ताकि वो युवाओं को फॉलो कराए ना, अपनी पार्टी की जो थॉट प्रोसेस है वो फॉलो कराएं। इनको अगर यही देखने को मिल जाएगा कि अरे ये तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो एक दिन तो ये भी समझ जाएंगे ना। भोले हैं युवा, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ जो बड़े हैं, जो बड़े दिग्गज अपने आप को समझते हैं, मैं उनको बता दूं कि जो युवा है वो थोड़े से भोले हैं, बेवकूफ़ मत समझिएगा इनको। जिस दिन ये समझ गए उस दिन ये आपका पत्ता काट देंगे, आपको वोट नहीं देंगे, ये ना देने देंगे किसी को। नागपुर महानगर पालिका और हेल्थ वर्कर्स के बीच में क्या मतभेद है ये बात ये दोनों जानते हैं, लेकिन 1250 हेल्थ वर्कर और उनका परिवार अगर जोड़ा जाए तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग आज एक तकलीफ में हैं। और उन्होंने अपने जान को तब दांव पे लगाया जब कोई नहीं दे रहा था। भले आपने 2 गुना 3 गुना लगा के पैसा दिया हो, पर उन्होंने अपनी जान दांव पे तो लगाई थी। मुझे डर इस बात का कि गलती से थर्ड वेव आ गई और इनको तब अगर ज़रूरत पड़ गई हेल्थ वर्कर की, तो तब कहाँ चलाएंगे? डर है इस बात का। बाकी जो समझदार हैं वो न्याय करना जानते हैं और वो अपनी समझता को भी समझते हैं कि वो कितने समझदार हैं। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त दिलाएं और अपने परिवार को ये समझाएं कि बाहर जाना बंद करें, क्योंकि गलती से अगर थर्ड वेव आ गई और पेशेंट्स बढ़ गए तो हमारे पास स्टाफ की कमी शायद हो सकती है, और ऐसा वक्त हम में से कोई देखना नहीं चाहता। जिंदा रहें। जय हिंद।